तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसकी वो लंबी चौड़ी लिस्ट नेम रिएक्शंस की देखकर ही लगता है कि अरे बाप रे, ये सब कैसे याद होगा, है ना। पर एक मिनट रुकिए, अगर हम इन्हें रटने वाली चीज की तरह ना देखें बल्कि एक केमिस्ट के टूल बॉक्स की तरह समझे तो सोचिए, हर रिएक्शन एक खास औजार है, एक खास काम के लिए बनाया गया है। बस यही नजरिया सब कुछ बदल देता है। हम इन्हीं रिएक्शंस को उनके काम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। इससे इन्हें समझना और याद रखना दोनों ही काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं उन औजारों से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे मजबूत कड़ी यानी बेंजीन रिंग पर काम करते हैं, उस पर नए ग्रुप्स को जोड़ते हैं या बदलते हैं। सबसे पहले है सैंडमेयर रिएक्शन। इसका मेन काम है एक एरोमेटिक रिंग पर कुछ खास ग्रुप्स को लगाना। ये शुरू होती है एक डायज़ोनियम सॉल्ट से, जो कि सच कहूं तो बहुत अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है, इसलिए उसे बदलना बड़ा आसान होता है। यहीं पे कॉपर आयन यानी CuI एक हेल्पर, एक कैटलिस्ट की तरह आता है और इस डायज़ोनियम ग्रुप को हटाकर उसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या साइनाइड लगा देता है। अब देखते हैं गैटरमैन रिएक्शन को। ये सैंडमेयर की ही जुड़वा बहन जैसी है। इसमें भी कहानी डायज़ोनियम सॉल्ट से ही शुरू होती है, लेकिन यहाँ हेल्पर के तौर पर कॉपर का सॉल्ट नहीं बल्कि सीधा सीधा कॉपर पाउडर इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो दोनों का काम तो लगभग एक जैसा ही है, फिर दो अलग अलग रिएक्शंस क्यों? सवाल तो यही उठता है कि बेहतर कौन सा है, और इसका जवाब छिपा है यील्ड में, मतलब कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। और जानते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन में यील्ड यानी प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है जब ज्यादा माल बनाना हो तो केमिस्ट का पसंदीदा औजार भी सैंडमेयर ही होगा। सैंडमेयर और गैटरमैन तो क्लोरीन और ब्रोमीन लगा देते हैं, पर फ्लोरीन को जोड़ना थोड़ा टेढ़ा काम है। उसके लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्पेशलिस्ट है बाल्स-शीमन रिएक्शन। ये फ्लोरोबोरिक एसिड का इस्तेमाल करके बेंजीन रिंग पर फ्लोरीन को बड़ी सफाई से जोड़ देती है। अब ये देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस। ये बेंजीन रिंग पर सीधी सीधी कार्बन की चेन जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसका एक वर्जन है एल्काइलेशन, जिसमें एक सिंपल एल्काइल चेन जुड़ जाती है, जैसे बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप लगाकर टोल्यूइन बनाना। और दूसरा है एसाइलेशन, जिसमें एक एसाइल ग्रुप जुड़ता है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O भी होता है। ये अक्सर आगे और रिएक्शंस करवाने के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। ये दो रिएक्शंस हमें दिखाती हैं कि फिनॉल जैसे मॉलिक्यूल को कैसे बदला जा सकता है। एक तरफ है राइमोटिमन जो क्लोरोफॉर्म और बेस की मदद से एक एल्डिहाइड ग्रुप मतलब -CHO जोड़ देती है। दूसरी तरफ है कोल्बे की रिएक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप -COOH जोड़ती है। इसी से तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, जिससे आगे जाकर एस्पिरिन बनती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही मंजिल यानी बेंजल्डिहाइड तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। इटार्ड रिएक्शन का रास्ता टोल्यूनी से शुरू होता है। ये टोल्यूनी को ऑक्सीडाइज करके बेंजल्डिहाइड बना देती है। वहीं दूसरी तरफ गैटरमैन कोच रिएक्शन सीधे बेंजीन को ही पकड़ती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की मदद से उस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा देती है। चलिए अब उन औजारों पर नजर डालते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बुनियादी काम करते हैं, यानी कार्बन को कार्बन से जोड़ना और छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना। मिलिए कपलिंग रिएक्शंस की इस तिकड़ी से। इनका लॉजिक बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल है। ये सोडियम मेटल का इस्तेमाल करके हैलोजन वाले छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये है क्लासिक वुड्स रिएक्शन। ये दो नॉन एरोमेटिक यानी एल्काइल ग्रुप्स को जोड़ने के लिए परफेक्ट है। सोचिए, दो ब्रोमोमीथेन के मॉलिक्यूल मिलकर इथेन बना देते हैं। मतलब कार्बन चेन को डबल करने का ये एक बहुत सीधा सा तरीका है। और ये तो और भी बढ़िया है। ये वर्ट्स और फिटिक की दुनिया को एक साथ ले आती है। वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन एक एल्काइल वाले टुकड़े और एक एराइल यानी बेंजीन रिंग वाले टुकड़े को जोड़कर एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना देती है। एल्डोल रिएक्शन को कार्बोनिल केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ये छोटे छोटे एल्डिहाइड्स और कीटोन से बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हाँ, पर इसकी एक शर्त है, कम से कम एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन। ये रिएक्शन इसलिए इतनी काम की है क्योंकि इससे जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें अल्कोहल और कार्बोनिल दोनों ग्रुप एक साथ होते हैं।
कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने का एक अनोखा तरीका है। ये किसी केमिकल रिएजेंट के बजाय बिजली का इस्तेमाल करता है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट के सॉल्यूशन में से करंट पास किया जाता है, जिससे एल्काइल ग्रुप्स आपस में जुड़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाती है। अब बारी है उन ट्रांसफॉर्मर्स की। ये वो औजार हैं जो सिर्फ जोड़ते नहीं बल्कि एक फंक्शनल ग्रुप को पूरी तरह से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में बदल देते हैं। फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स ये हैलोजन की अदला बदली के लिए एक जबरदस्त जोड़ी है। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में क्लोरीन या ब्रोमीन है, पर हमें वहां आयोडीन चाहिए, तो फिंकलस्टाइन हमारा काम कर देगा, और अगर फ्लोरीन चाहिए तो स्वार्ट्स रिएक्शन से बेहतर कुछ नहीं। अब ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। यहां दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर, पर दोनों का काम एकदम सेम टू सेम है। दोनों ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप को पकड़कर उसे CH2 में बदल देते हैं, मतलब उसे पूरी तरह गायब कर देते हैं। तो फिर दो क्यों? भाई बात सारी माहौल की है। हमारा मॉलिक्यूल किस चीज को बर्दाश्त कर सकता है, एसिड को या बेस को? अगर वो एसिड में टिक सकता है तो क्लेमेंसन इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसे बेसिक माहौल पसंद है तो वुल्फ-किश्नर काम आएगा। एक ही मंजिल पर रास्ते दो। एल्डिहाइड बनाना एक बहुत जरूरी काम है, और यहां इसे करने के दो पावरफुल तरीके दिखाए गए हैं। रोजनमुंड रिडक्शन एक एसाइल क्लोराइड से शुरू होता है और उससे बड़े ध्यान से कंट्रोल करके एल्डिहाइड में बदलता है। वहीं स्टीफन रिएक्शन यही काम एक अलग स्टार्टिंग मटेरियल यानी नाइट्राइल से करता है। कैनेजारो रिएक्शन एक स्पेशल केस है। ये सिर्फ उन एल्डिहाइड्स के लिए है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जब ऐसे एल्डिहाइड्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाया जाता है तो वो आपस में ही रिएक्ट करने लगते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड सॉल्ट बना लेता है और दूसरा रिड्यूस होके अल्कोहल। इस प्रोसेस को डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। HVZ रिएक्शन एक बहुत ही सटीक औजार है। इसका बस एक ही काम है, कार्बोक्सिल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन यानी अल्फा कार्बन पर एक हैलोजन एटम जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन को लगाना। ये कई बड़ी बड़ी सिंथेसिस में एक बहुत जरूरी स्टेप होता है। हमारे टूलबॉक्स का आखिरी सेक्शन एमाइंस पर फोकस करेगा। ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स बायोलॉजी और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो देखते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है और इनके बीच फर्क कैसे पता किया जाता है। जब एकदम शुद्ध प्राइमरी एमाइन बनाना हो तो गैब्रियल सिंथेसिस सबसे भरोसेमंद तरीका है। दूसरे तरीकों में अक्सर मिक्सचर बन जाता है, लेकिन ये रिएक्शन हमें साफ सुथरा प्रोडक्ट देती है, इसलिए ये बहुत कीमती है। हॉफमैन डिग्रेडेशन एक बड़ा ही अनोखा तरीका है। ये न सिर्फ एमाइन बनाता है बल्कि साथ ही साथ कार्बन चेन को छोटा भी कर देता है। ये एक एमाइड से शुरू होता है और उसमें से C=O ग्रुप को ही बाहर निकाल देता है। नतीजा, हमें एक ऐसा एमाइन मिलता है जिसमें शुरू वाले एमाइड से एक कार्बन कम होता है। अच्छा, कार्बाइलेमाइन रिएक्शन कुछ बनाने के लिए नहीं बल्कि पहचानने के लिए है। ये एक तरह का टेस्ट है। अगर रिएक्शन में से एक बहुत ही बुरी सड़ी हुई सी गंध आती है तो समझ जाइए कि प्राइमरी एमाइन मौजूद है। सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन ये टेस्ट नहीं देते। और ये है हिंसबर्ग टेस्ट। ये तीनों तरह के एमाइन्स में फर्क करने का एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका है। इसमें हम देखते हैं कि एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बेस में घुलता है या नहीं। प्राइमरी एमाइन एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो घुल जाता है, सेकेंडरी एमाइन का प्रोडक्ट नहीं घुलता, और टर्शरी एमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करते। और अब इस पूरे तकनीकी हिस्से का एक रंगीन सा अंत करते हैं इन खूबसूरत कपलिंग रिएक्शंस के साथ। यही वो केमिस्ट्री है जिससे कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले वाइब्रेंट एजो डाइज बनते हैं। जब डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ जुड़ता है तो ऑरेंज डाई बनती है, और जब वो एनिलिन के साथ जुड़ता है तो पीली डाई बनती है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे टूल बॉक्स को एक साथ देखते हैं जिसे हमने अभी अभी तैयार किया है, और इस बात को पक्का करते हैं कि इन रिएक्शंस को उनके काम के हिसाब से ग्रुप करना ही सबसे सही तरीका है। तो हमने देखा कि इन सभी औजारों को 4 मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। याद रखिए, इन रिएक्शंस को मास्टर करने का राज इनके नाम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर रिएक्शन का असली काम क्या है। इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये जो बुनियादी ज्ञान है, ये हमें साइंस के भविष्य से जोड़ता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में कौन से नए आणविक उपकरण बनाए जाएंगे, कौन सी नई खोजें होंगी।